नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आजकल जिस प्रकार से हार्ट अटैक या हार्ट फेल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वह काफ़ी चिंता का विषय है। डॉक्टरों का भी कहना है, जो इस संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि पहले आमतौर पर 50 साल से ऊपर आयु के लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी देखी गई थी या देखी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से 25 से लेकर 50 साल के जो उम्र के लोग हैं, उनमें भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनके भी हार्ट फेल हो रहे हैं। आखिर क्यों आता है हार्ट अटैक, आखिर हार्ट फेल क्यों होते हैं, इस संबंध में हमें आज जानकारी दी HCMCT मणिपाल अस्पताल द्वारका के HOD डॉक्टर विपिन दुबे ने। उन्होंने आज हमें बताया कि हम किस प्रकार से अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं, क्या क्या तकनीक हम अपना सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर विपिन दुबे ने हमें क्या बताया। तो कार्डियोलॉजी का जो मेन है आजकल, जो सबसे ज़्यादा कार्डियोलॉजी में ये कहिए कि हृदय रोग की जो समस्या है, उसमें हार्ट अटैक वाली समस्या है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है जैसे जैसे। और दूसरी इसकी खास बात ये है कि यंग लोगों में जो ये ज़्यादा होने लगा है रिसेंट पिछले 10-20 साल में ज़्यादा ये यंग लोगों में होने लगा है। और हम लोग क्या इंडिया में अगर आप देखें तो 50% जो होते हैं हार्ट अटैक वाले पेशेंट, वो 50 साल के कम उम्र वाले होते हैं। ये ज़्यादा दुखदायी बात है। और थोड़ा और आगे बढ़े तो ये पता लगा कि जो 40 साल के कम उम्र वाले लोग हैं, 25% लोग ही वही हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। काफ़ी यंग लोग हैं, कोई तो अभी नौकरी में आए हैं, कोई बिजनेस में आए हैं ऐसे में। और एक और बात है कि इसमें जो डेथ है, मोर्टलिटी रेट, वो भी बहुत ज़्यादा है। अपने कंट्री में जितना भी डेथ होता है, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हो या डेंगू से हो या फिर मलेरिया प्लेग, जो भी इस तरह की बीमारियां हैं, टाइफाइड है या जो भी, उन सभी को आप एक साथ रखें तो पता लगेगा कि हार्ट अटैक से जो लोग मरते हैं वो 25% हार्ट अटैक से ही लोग अपने कंट्री में मरते हैं। ये काफ़ी बड़ा सा नंबर है। सो हम लोग को उस पर ध्यान देना पड़ेगा हर जगह। ये हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर्स की है, आप सबकी भी, जो मीडिया में है, पत्रकारिता में है, उन लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना है। अगर सही समय पे इलाज मिल जाए तो काफ़ी लोग इसमें एटलीस्ट 70-80% लोग तो बच ही जाएंगे। बट यही है कि सही समय पर सही इलाज मिलना आवश्यक है। और इसमें एक और बात होती है कि हार्ट अटैक में जितना जल्दी से जल्दी आपको इलाज मिले, उतनी सुरक्षा बढ़ जाती है, उतना ही लोगों का कॉम्प्लिकेशन और डेथ रेट कम हो जाता है। तो उसमें तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इमीडिएट लोगों को देनी होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें कि आपको बड़े अस्पताल में जाने की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। वो इसका प्रॉपर इलाज होता है। लेकिन हाँ, उसके पहले भी और इलाज है। ब्लड थिनर कई तरह के होते हैं, कई तरह की और दवाइयाँ होती हैं जिसको एंटीप्लेटलेट बोलते हैं। वो अगर हम लोग इमीडिएटली दें तो एटलीस्ट 20-30% तो आपका प्रोटेक्शन हो ही जाता है। और बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं, बहुत बस टाइमिंग पर उसको देना है, ये आवश्यक है इसमें। मतलब आपने बीमारी के बारे में तो विस्तार से बता दिया, लेकिन ऐसा भी संभव है कि यदि हम जागरूक रहें और कोई बचाव का उपाय, ये हृदयघात ना हो, तो ऐसा भी कहते हैं कि कोई एक वाटर भी, एक पानी का गिलास भी जो ना इसको बचाने में, इस रोग से बचने में कामयाब सिद्ध होता है, सफल होता है। देखिए, नियमित रूप से पानी पीना या इस प्रकार से कोई। दूसरा जो हम लोग का सवाल है कि ये इस रोग से कैसे बचा जा सके। कुछ तो बातें सही हैं, कुछ बातें थोड़ी गलत भी है, मिथ जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे आपने एक बात बताया कि पानी पीने से होता है, नहीं, पानी से कोई इसका लेना देना नहीं है जी। कितना भी पानी पी लेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला। सो बेसिकली जो हार्ट अटैक होते हैं उसके दो तरह के कारण हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल कॉजेस। नॉन मॉडिफाइबल कॉजेस का है कि उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिसमें एक होता है जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियंस का जो हम लोग का जेनेटिक फैक्टर है वो हार्ट अटैक से 30% औरों की तुलना में ज़्यादा है। वो हमारे जीन में छुपा हुआ, उसमें हम लोग कोई मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते। दूसरी जो बात आती है वो है उम्र की। अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे आपका ये हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि रिसेंट ईयर्स में पिछले 10-20 सालों में या और भी मान लें 3-4 दशकों में जो इंसिडेंस बढ़े हैं वो यंग एज में ज़्यादा हो रहे हैं। इसका एक तो फैक्टर जेनेटिक फैक्टर है, दूसरा जो लाइफ स्टाइल का चेंजेस है ये। तो ये जो नॉन मॉडिफाइबल चीज़ें हैं उसमें आप लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मेल मेंबर थोड़ा हार्ट अटैक से ज़्यादा उनको होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। एक तो ये है जिसमें आप कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते।
दूसरा जो उसका कॉज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइबल कॉजेज, जिसमें हम लोग उसकी दवाई अवेलेबल है। उसमें अगर हम ज़िंदगी के अपने जो तौर तरीके हैं जिसको हम लोग लाइफ स्टाइल बोलते हैं उसमें परिवर्तित करें तो वो काफ़ी हद तक आप बचाव ला सकते हैं। इसमें जो होते हैं ये 6 मेन कारण है मॉडिफाइबल कॉजेज जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें 1 नंबर पे डायबिटीज़ है, 2 नंबर पे हाइपरटेंशन है, 3 नंबर पे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, 4 नंबर पे स्मोकिंग है, 5 नंबर पे सीडेंटरी हैबिट्स है, जो कि आजकल आपको पता होगा कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं, खासतौर पर जो कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जिनके बैठने की ज़्यादा होती है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो लड़के काम करते हैं, ऐसा जिनको कुर्सी पर बैठ के ज़्यादा वक्त गुजारना वो सीडेंटरी हैबिट्स में आता है। जिनको एक्सरसाइज करने का, चलने फिरने का वक्त कम मिलता है, वो एक बड़ा कारण है। और ये चीज़ें जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है वो मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है। मोटापा ये हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल से रहता है। इसके अलावा जो सीडेंटरी हैबिट्स के अलावा एक और कॉज है जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग लीवर जो रिस्क फैक्टर बोलते हैं। पहले जब मैं स्टूडेंट था, आज से 30 साल पहले, उस समय ये स्ट्रेस को कोई कॉज नहीं माना जाता, लेकिन बाद में बहुत सारे रिसर्च ऐसे हुए उसमें ये देखा गया कि जो हाई स्ट्रेस जोन में काम करने वाले लोग हैं उनको हार्ट अटैक होता है, ज़्यादा कॉमनली होता है और ज़्यादा सीवियर होता है। इसमें 2-3 तरह के लोग शामिल हैं। जैसे कि हम अगर अपने प्रोफेशन की बात करें तो जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो हाई इंटेंसिटी जॉब में हम लोग आते हैं, जो जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से जो न्यूरो सर्जन्स हैं उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो एग्जीक्यूटिव हैं, अभी हाल फिलहाल हमको एक मिस्टर अग्रवाल है जिनका काफ़ी पेपर में आया था कि 40 साल के आसपास में उनका डेथ हो गया था। वो भी एक हाई स्ट्रेस जॉब में होते थे, जो ये जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, उसमें विदिन कुछ ईयर में वो अरबपति हो गए। तो नेचुरली बहुत ज़्यादा मेहनत किए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वो स्ट्रेस भी एक कारण है। ये 6 कारण हैं जिस पर हम लोग ध्यान दें और जिस पर हम लोग सुधार करें तो हो सकता है। जैसे आपको ब्लड शुगर हमने बताया, ब्लड शुगर तो बहुत है कि अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में चीनी खाना बंद कर दें, ये एक कॉमन सी बात है कि चीनी खाएं कि गुड़ खाएं, गुड़ खाने से नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है। मीठापन में गुड़ में सिर्फ यही है कि मीठापन चीनी की तुलना में कम है, क्योंकि चीनी बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में आता है। तो अगर उतना ही मीठा आपको लेना है तो गुड़ की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी, डबल करना पड़ेगा, तो टोटल जो शुगर है वो बराबर आ जाएगा। एक गुड़ का एक ही एडवांटेज है, उसमें थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें अदरक वगैरह मिला के कई तरह के सब चीज़ें मिला के जो गाँव में गुड़ बनते हैं वो कंपेरेटिवली बेटर माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुड़ बिल्कुल सेफ़ है और चीनी बिल्कुल बेकार है। तो एक ही परिवार के लोग, एक थोड़ा ज़्यादा एक थोड़ा कम, तो उसको आपको यंग एज से ही जितना आप ये आदत डालेंगे मीठी चीज़ें कम करने का, वो आपके हक में है। दूसरा जो हमने बताया वो है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का तो एक तो जेनेटिक फैक्टर मेन कॉज वही होता है, और दूसरा उसका जो कॉज है वो हमारे लाइफ स्टाइल पर डिपेंडेंट है, जिसमें हाई सॉल्ट इंटेक है। जितने भी पैकेट फूड्स आते हैं जो कि प्रोसेस्ड हैं, जो डब्बों में बंद करके प्लास्टिक के इसमें सब आते हैं, उन सभी में वो शुगर की मात्रा, क्योंकि एक प्रिजर्वेटिव होता है सोडियम, तो सोडियम ये सॉल्ट जिससे बनता है सोडियम क्लोराइड, वो एक प्रिजर्वेटिव का पार्ट है। तो जितने भी आपके पैकेट फूड्स आएंगे उसमें वो प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं। प्लस ये जितनी भी तरह के नमकीन हैं, आलू भुजिया और ये जो कुरकुरे मुरमुरे ये जितने भी इस तरह के आते हैं वो सब के सब ये एक तो उसमें शुगर का ये सॉल्ट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो उसमें यूज़ करते हैं मैदा, हम लोग यूज़ करते हैं आटा के बदले, वो ज़्यादा रिफाइंड है। ज़्यादा रिफाइंड जितनी चीज़ें आएंगी वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, वो डबल है। तीसरा उसमें एक दिक्कत ये आती है कि वो फ्राइड होते हैं। फ्राइड में जितने भी क्रिस्पी आप देखोगे ना, जिसके चुरचुरे टाइप के जो चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स ले लीजिए, लेज़ हैं, बहुत ही क्रिस्पी या बहुत ही चुरचुरा टाइप का रहता है, उसमें उतना ही बैड क्वालिटी का आयल्स यूज़ होता है, जिसमें आप अगर डालडा में बनाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा कुरकुरा होती है एज़ कम्पेयर टू देसी। तो वो एक इस तरह की चीज़ों को स्कूल्स में जो बच्चे हम लोग जाते हैं यूजुअली टिफ़िन में, ये शहरों में पढ़ते हैं कि चलो जी एक वो चिप्स का पैकेट डाल दो, तो एक कुरकुरे का पैकेट डाल दो, अल्टीमेटली आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा आपको डैमेज करने वाला है। सेकंड चीज़ है आपको सॉल्ट छोड़ना है या कम करना है। अगर आप सिर्फ इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो खाने में लेते हैं वो सलाद वगैरह में, उसको अगर आप बंद कर देते हैं, पापड़ वगैरह की मात्रा कम करते हैं खाने में, तो आपका लगभग सॉल्ट इंटेक आधा हो जाता है। वो आपको ब्लड प्रेशर के लिए लंबे टाइम में काफ़ी फ़ायदा करने वाला है।
तीसरा जो चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल। जितने भी तेलीय पदार्थ हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल कंटेन करती हैं। और जितना भी सॉलिड वाले चीज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका डालडा है, घी है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो सॉलिड है, तो वो चीज़ें ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हार्ट के लिए। एक और बात आती है कि लोगों में ये काफ़ी भ्रम है कि घी बिल्कुल सेफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप गाय का घी और यूजुअल जो भैंस से बने हुए घी होते हैं, या जो आर्टिफिशियल घी है, डालडा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस फैट उसको बोलते हैं, उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो नेचुरली गाय का घी बेटर है, बट वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है आपकी, और मैनुअल वर्क ज़्यादा है, तो आप भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप बैठे बैठे उसको अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो सही चीज़ नहीं है। तो इस तरह के जितने भी फैटी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना है। जितना भी एक होता है ना, जितने भी तरह के ऑयल्स मिलते हैं हम लोग, तेल जो मिलते हैं हम लोगों के पास, उसमें 2 तेल सबसे ज़्यादा खतरनाक है हार्ट के लिए, आपके बॉडी के लिए। एक तो जिसको पाम ऑयल यूज़ होता है। पाम ऑयल मेजॉरिटी ऑफ द रिफाइंड है, सबकी बात मैं नहीं बोलता हूँ। रिफाइंड का मतलब हुआ क्लीन करना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सरसों का तेल रिफाइंड करें तो वो बैड हो गया, ऐसा नहीं है। रिफाइंड मतलब क्लीन करना है। क्लीन करने के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो अपने कंट्री में यूज़ होता है, खासतौर पर शहरों में, वो पाम ऑयल। पाम ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल, बैड क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं। उसको सैचुरेटेड फैट्स हम लोग बोलते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो बैड क्वालिटी का है वो है नारियल का तेल। फॉर्चुनेटली हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में नारियल का तेल खाने में यूज नहीं होता। लगा लो, अच्छी बात है, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर खाने की जहाँ तक बात है, अगर नारियल के तेल में बना हुआ चीज़ आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा डैमेज करता है हार्ट को, उसमें भी एक बैड क्वालिटी का। उसके अलावे जैसे आपका सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन ऑयल है, आजकल राइस ब्रान ऑयल है, ये सब चीज़ें अच्छी। एक और है कि आजकल ओलिव ऑयल खाने का भी काफ़ी फैशन है। ओलिव ऑयल इज़ वेरी गुड, लेकिन उसकी समस्या ये है कि उसकी जो अपनी क्वालिटी है वो 100 डिग्री, 60-70 डिग्री तक ही मेंटेन रहता है। और हम लोग का जो खाना बनता है इंडियन जो स्टाइल है, पूड़ी पराठा जो भी आप कहें, या दाल वाल जो भी कहें, वो लगभग 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। उतने पर आप कोई भी ओलिव ऑयल ले लो, वो तो ज़ीरो, उसका निगेटिव या फ़ायदा नहीं होने वाला। इस क्वालिटी में आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन ऑयल बहुत ही फ्रिक्वेंटली अवेलेबल यूज़ कर सकते हैं, कनोला ऑयल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये लगभग सब बराबर है। तिल का तेल है वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी में माना जाता है। ये सब बराबर है। तो ये हमारा तीसरा जो फैक्टर था वो था फैट से रिलेटेड। और इसके बाद है स्मोकिंग। स्मोकिंग तो टोटल नो फॉर स्मोकिंग। स्मोकिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है, चाहे बीड़ी हो या जिसको हम लोग गुड़गुड़ा क्या बोलते हैं, हुक्का, या हुक्का हो और सिगरेट हो, ये सब के सब एक ही है। ऐसा नहीं है कि एक हम लोग के मन में ये भी भ्रम है कि हुक्का पीने से चूँकि पानी में फिल्टर हो जाता है, सही है। पानी सिर्फ आपको स्मोक एंड सॉलिड जो राख हो उसके साथ आते हैं उसी को क्लीन कर सकता है। उसमें जो निकोटीन है ये पानी से क्लीन नहीं होगा, ये जान के चलना है। इसलिए बीड़ी या हुक्का आपके हार्ट के लिए बेनिफिशियल एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा उसमें एक ख़राब बात ये आती है कि एक बार जो निकोटीन आपके बॉडी में घुस गया तो वो आपको लगभग 18 से 24 महीने तक 18 से 24 महीने तक आपके ब्लड में बना रहेगा और आपको वो कहीं ना कहीं डैमेज करते रहेगा। तो एक चीज़ है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि पहले तो जी मैं 10 बीड़ी पीता था, आजकल 1 कर दिया। इसमें समस्या है कि 1 करने से आप बचने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं बचने वाले कि 1 बीड़ी भी पी लिया तो 18 महीना आपका वेट करता रहेगा डैमेज करने के लिए। दूसरी बात है, बॉडी की एक टेंडेंसी होती है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की होती है। जैसे आप 10 बीड़ी आप पी रहे हैं दिन में, तो आपका वो बॉडी उस पर एडजस्ट कर दिया कि 10 में ब्लड लेवल आपका मेंटेन रहेगा। अगर आपने 1 बीड़ी पी लिया तो 100% उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अगर 10 बीड़ी पिया तो पर बीड़ी 10% एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसलिए एक उस क्वांटिटी कम करना आंसर नहीं है, उसको टोटल बंद करना ही आंसर है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये सब के सब तीनों के तीनों एक ही जैसे हैं, किसी में थोड़ा ज़्यादा निकोटीन है, किसी में कम निकोटीन है, बस इतना ही का फर्क है। उसके बाद ये तो चौथा फैक्टर था आपका। पांचवा फैक्टर जो सीडेंट्री हैबिट्स आपको बताया, गाँव में तो वैसे सीडेंट्री हैबिट का चलन नहीं है, लोग कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। सीडेंट्री हैबिट में एक तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, खासतौर पर जो डॉक्टर्स हैं या जो जैसा आपको बताया कि जो बैठने वाला जिनका जॉब है, उनके लिए एडवाइस यही रहता है कि आपको बीच में टाइम निकाल कर ऑफिस में ही सही चलते फिरते रहिए,
कहीं ना कहीं आपको वॉकिंग करना है कि जहाँ तक एक्सरसाइज एंड योगा का सवाल है, सो पहले हम लोग योगा पे आए। ये बहुत तेज़ी से पिछले कुछ सालों में ये बात फैली है कि योगा करें तो आप तो अमर हो गए। ऐसा नहीं, योगा करके कोई आज तक अमर नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होने वाला। हाँ, योगा आपके हेल्थ के लिए अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन योगा आपके हार्ट डिजीज से बिल्कुल बरी कर दे, ये बिल्कुल बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो बालकृष्ण को हार्ट अटैक नहीं होता, जो रामदेव बाबा के नेक्स्ट टू रामदेव बाबा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली यस, योगा एक अच्छी बात है, वो आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, आप योगा कर सकते हैं, बट कुछ योगा ऐसे हैं जो हार्ट की बीमारी में खतरनाक है, जिसको आपको अवॉइड करना है। जैसे एक बच्चों की बीमारी होती है जिसको हम लोग ब्लू बेबी बोलते हैं, कि बच्चा शुरू से ही वो थोड़ा सा ब्लू कलर है उसके बॉडी का। हम लोग बच्चे थे तो गांव में ऐसे बच्चे जो पैदा होते थे तो उसको बोलते थे ये तो शंकर जी का अवतार है। ये भी एक अजीब सी बात थी, वो बच्चा तो डेथ की तरफ जा रहा है, अवतार किसी का है नहीं। तो वैसे डिजीज जिनको है वह जो बचपन से जारी है, वैसे बच्चे को आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, योगा और इस तरह की बातें करेंगे तो आप उसको डैमेज करने वाले हैं, वो उससे फ़ायदा नहीं होना है। दूसरा है कि अगर आपको हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की पंपिंग डाउन हो गई और फिर आपने कुछ स्ट्रेनुअस योगा किया जिसमें आपका ये मैं बता रहा हूँ जो कि हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। आप में हार्ट में कोई बीमारी नहीं है, ये हार्म नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो डेफिनेटली हार्म करेंगे। इसमें है आपका एक सूर्य नमस्कार है, मयूर आसन है, भुजंग आसन है, सर्प आसन है, ये सब चीज़ें जिसमें बॉडी लिफ्ट होती हैं। और पद्मासन भी दो तरह के होते हैं, एक तो हाथ का तलियों पर पूरे बॉडी को लिफ्ट करना रहता है, ध्यान लगाना रहता है, वो थोड़ा सा हार्ट के लिए डैमेज करने वाला है। अदर एक्सरसाइज की आपको अगर बात करें तो अदर एक्सरसाइज में भी जो स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज है, जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, ये सब बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज होते हैं। तो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए ये वर्जित है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है वो डेफिनेटली करें। मिनिमम दो जो एक्सरसाइज का ये भी हर आदमी को जानना ज़रूरी है। एटलीस्ट देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो होता है बॉडी बिल्डिंग, आप पहलवान हैं, रेसलर हैं, इस तरह के आपके अगर प्रोफेशन है, जैसे हरियाणा में ये बहुत अच्छी बात है कि खेलों में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये अपने लिए, व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए अच्छी बात है। उनके लिए एक्सरसाइज का लिमिटेशंस कुछ और है, और जो आम जनता है जिनको स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करना है उनके लिमिटेशंस कुछ और है। स्वस्थ रहने के लिए आपको कम से कम, अगर आपका नॉर्मल वेट है जैसे हम लोग जैसे आदमी हैं, उनको 20 से 25 मिनट अगर प्रतिदिन आप चलते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, फास्ट वॉकिंग करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, इस तरह का कोई भी एक्सरसाइज करते हैं वो सफिशिएंट है। अगर हफ्ते में 5 दिन भी करें तो सफिशिएंट है, काम चलेगा। अगर आप रोज़ करते हैं तो अच्छी बात है, रोज़ करें तो बेहद अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 150 मिनट अगर हफ्ते में इस तरह के एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए सही है। जो बिल्कुल स्वस्थ है उनके लिए ये लिमिटेशंस नहीं है। एक और खबर आती है आजकल बहुत ज़्यादा आने लगी है, और एक जिम का फैशन भी काफ़ी तेज़ी से फैला है। पहले मेट्रोज में था, अब छोटे शहरों में, छोटे से छोटे शहरों में, अब कस्बा में भी आ गया है। जिम के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज जिम का ये है कि जितने बच्चे जब पहुंचते हैं उनको सीधा वो लोग फोगट के परिवार के जैसे लोगों को बताते हैं कि जी तुमको अब बस वर्ल्ड चैम्पियन होने वाले। ये एक गलत बात है। उसको एक्सरसाइज के लिए उस बच्चे को ध्यान में रखना है कि कितना एक्सरसाइज ये टॉलरेट कर सकता है। एक्सट्रीमस एक बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अगर आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं और आपको कोई ना कोई छोटा मोटा हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो डेडली है। जैसे जिम करते हुए लोग जो मर रहे हैं उसमें एक कारण ये भी है। दूसरा कारण है सप्लीमेंट फूड का। जहाँ भी आप देखिएगा कि जिम है उसके साथ ही एक सप्लीमेंट फूड है। वो प्रोटीन का एक पाउडर देते हैं कि घोल लो और उसके बाद तो आप बन गए बिल्कुल दारा सिंह बन गए ऐसा। तो वो एक हार्ट के लिए काफ़ी डैमेजिंग चीज़ है। इसलिए डैमेजिंग चीज़ है कि जो सप्लीमेंट फूड होते हैं उसमें कॉमनली एक चीज़ यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपके बॉडी को पूरा मजबूत करता है, मतलब मसल्स बिल्डअप में काम आता है, लेकिन वो हार्ट के लिए खतरनाक है। ये जो जिम में लोग मरते हैं उसमें एक ये भी कारण है। कुछ ऐसी डिजीज़ें होती हैं आदमी को जो भीतर छिपी हुई है वो जिम में ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम बोलते हैं। अगर आपको उसको है, आपको पता नहीं है और आप एकदम सडनली एक दिन में 5 घंटा आपने जिम किया तो आपको ले जाएगा। ये एक्सरसाइज के बारे में रहा। यहाँ तक योगा का था। दूसरा है प्राणायाम, तीसरा चीज़ है मेडिटेशन। प्राणायाम जो चीज़ है ये आपके लिए अच्छा है। कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोई भी
जो बच्चे यूजुअली जो स्कूल्स में बच्चों को बताता है सांस खींचो जी, रोको जी, छोड़ो, जिसको फिजिकल ट्रेनिंग पीटी बोलते हैं, मैं भी व्यक्तिगत तौर पर वही करता हूँ। अनुलोम विलोम नो हार्म, वेरी गुड, चलेगा। कपालभाति डेंजरस, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो नहीं है, आप कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो कपालभाति आपको नहीं करना है। मेडिटेशन नो कंट्राइंडिकेशन, मेडिटेशन आप आराम से करो, सुबह करो, शाम करो, बट उसमें एक ये है कि जो मेडिटेशन आप स्लीपिंग टाइम पे, सोने के टाइम में करते हैं, वो थोड़े आपको अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको नींद की कमी होगी। इसलिए अगर आपको मेडिटेशन करना है, बेटर टाइम इज़ द मॉर्निंग, और हो सकता है इवनिंग, डोंट डू इट इन द नाइट। अगर आप प्रैक्टिस किए लॉन्ग टाइम तो अलग बात है, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये नाइट वाला थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं उसमें। दिन में करेंगे, सुबह करेंगे, शाम करेंगे, दैट इज़ वेरी गुड। ये मेडिटेशन का जिनका हाई स्ट्रेनस वर्क है या हाई प्रोफाइल वर्क है, उन सबको हम लोग एडवाइस करेंगे मेडिटेशन करने की। आप में से कोई टीचर अगर हैं तो ज़रूर बच्चों को बताएं मेडिटेशन करने के लिए। 5-10 मिनट मेडिटेशन भी काफ़ी है अगर उसको प्रॉपर ढंग से किया जाए तो। इसलिए बच्चों को ये बताना ज़रूरी है, उससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगा, और जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वो स्वस्थ रहेंगे। और ये एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी स्ट्रेसिंग टेक्निक, इसमें आपके प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए अगर आपको उस तरह की चीज़ें हैं तो ये ज़रूर